भारत में एक बहुप्रचलित कथा है कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। लगता है अब से यह बात भारत सरकार के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। ऐसा क्यों? आप सभी को पता होगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है और ये रोड जहां जहां से गुजरता है उनमें से कुछ जगह ऐसी हैं जो एनिमल होम्स है। इस रोड की वजह से क्या होगा, जो एनिमल्स है वो रोड से क्रॉस करने की कोशिश करेंगी। हो सकता है इसकी वजह से ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आए। कई सारे जानवर हैं जो मरे जा सकते हैं। तो इसका एक बहुत आसान सा सॉल्यूशन बहुत पहले ही दुनिया ने ढूंढ लिया था, वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग या फिर एनिमल क्रॉसिंग। ये होता क्या है, बेसिकली एक ब्रिज की तरह होता है जिसको जंगल जैसा बना दिया जाता है और जो एनिमल्स है जंगल जैसे लगने की वजह से इसी जगह से रोड को क्रॉस करते हैं, ना कि नीचे से जहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही होती है। इसकी वजह से ब्रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आता और एनिमल लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब नहीं होता। 4 से 4.5 महीने प्रोटेस्ट होने के बाद शाहीन बाग से प्रोटेस्टर्स को हटाया जाता है कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट का भी इसके ऊपर कुछ वर्डिक्ट आ चुका है, जहाँ पे ये केस बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट टू प्रोटेस्ट वर्सेस राइट टू मूवमेंट का। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी कह दिए हैं कि कुछ स्पेसिफिक जगह बनाया गया है प्रोटेस्ट करने के लिए, वहाँ पे जाके आप प्रोटेस्ट कीजिए। ऐसे जो इंपॉर्टेंट रोड्स होते हैं उनको आप ब्लॉक नहीं कर सकते। ये जो वर्डिक्ट है ये मेरे आइडियोलॉजी के साथ या फिर मेरे राय के साथ काफ़ी अच्छे तरीके से मैच करते हैं। मैं पहले से ही इस चीज़ की वजह से शाहीन बाग में हो रहे प्रोटेस्ट के खिलाफ था। 15 अक्टूबर 2020 वो डेट, जिस डेट को ये वीडियो पब्लिश हो रहा है, पता नहीं आप लोग कौन सी डेट को देख रहे हो। उस दिन से इंडिया में जो थिएटर्स है, जो सिनेमा हॉल्स है, उनको अनलॉक करने की प्रक्रिया चालू हो गई है। कुछ बेसिक गाइडलाइंस है जिसके तहत थिएटर को फुल नहीं किया जा सकता, 50% कैपेबिलिटी को यूज़ किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी और IBM की गाइडलाइंस है जिनके तहत थिएटर्स ऑपरेट कर सकते हैं। मुझे लगता है इसकी वजह से टिकट की कॉस्ट थोड़ी बहुत तो बढ़ने ही वाली है। अक्टूबर की सेकेंड वीक की पहले पहले की न्यूज़ है, खबर निकल के आता है एक CBI डायरेक्टर अश्विनी कुमार की डेथ हो चुकी है। खबर यह नहीं है कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे। हम सब इंसान हैं, कभी ना कभी हम सभी को मरना तो पड़ेगा ही। खबर यह है कि उनकी डेथ हुई कैसे। यहाँ पे जो शिमला पुलिस की SP है मोहित चौहान, वो कहते हैं मामला सुसाइड का है। बंदा काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था जिसकी वजह से वो सुसाइड कर लिए। इनके परिवार वाले कहते हैं ऐसा कोई भी मामला नहीं था, खास करके ऐसा डिप्रेशन तो नहीं था जिसकी वजह से ये सुसाइड कर ले। खाने के बाद वो शाम के टाइम पे एक वॉक के लिए निकला था और फिर उसके बाद वापस लौटा ही नहीं। तो कॉल्ड इंडिया का सुपर पावर दोस्त US स्टूडेंट वीजा के बाद अब वर्कर्स वीजा में भी कुछ नया रिस्ट्रिक्शन लाने वाला है। जाहिर सी बात है इसकी वजह से इंडियंस पे भी कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो जरूर आएगा। ये जो वीजा है इसको हम सब जानते हैं H1B के नाम से। 1B से B4 तक की जो वीजा की कैटेगरी है ये प्रोवाइड किया जाता है वर्कर्स को, ताकि बाहर की कंट्री की जो लोग हैं वो US के अंदर लीगल तरीके से रह सके और काम कर सके। अब कोविड की वजह से क्या हुआ, US के अंदर जॉब क्राइसिस देखने के लिए मिल रहे हैं। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उनके पास एक आसान सा तरीका है US की सिटीजन को जॉब प्रोवाइड करवाने की। जो एग्जिस्टेंस विदेशी है जो वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको हटा दो, उसकी जगह पे वो कंपनीज जो US में हैं वो उनको बाध्य होना पड़ेगा, जो US की सिटीजन्स हैं उन्हीं को काम करवाने के लिए चाहे ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। US सिटीजन्स के लिए तो ये अच्छा है, लेकिन हमारे लिए बाहर वालों के लिए ये क्या इम्पैक्ट लाएगा ये हम सभी को ही समझना पड़ेगा। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको समझा था कि कैसे साल 2030 तक वर्ल्ड GDP का 2% होल्ड करने वाला है 5G। अब इस 5G से रिलेटेड एक अपडेट निकल के आया है। जापान और इंडिया ने साइन कर दिया है एक 5G पैक। इसके तहत हो सकता है 5G इक्विपमेंट्स है वो मैन्युफैक्चर हो इंडिया में और जियो की जो 5G टेक्नोलॉजी है वो जियो शेयर करे जापान के साथ। लॉकडाउन के दौरान अनाउंस किया गया था PLI स्कीम। PLI है क्या? प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम। इसके तहत जो कंपनीज है बाहर की हो या फिर अंदर की हो, यानी डोमेस्टिक कंपनीज भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। वो अगर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर उनको 4 से लेकर 6% तक की रिटर्न मिल सकता है। एक तरीके से कह लीजिए एक इंसेंटिव है जो उनको वापस किया जाएगा। तो इसके तहत अब 10 स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर करवा लिए हैं और कुछ छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जिनको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। आखिरी हफ्ते बड़े ही जबरदस्त खबर निकल के आ रहे हैं DRDO से। DRDO ने 100% मेड इन इंडिया एंटी रेडिएशन मिसाइल को डेवलप कर लिया है। इसका नाम रखा गया है रुद्र। एंटी रेडिएशन मिसाइल कुछ ऐसे काम करते हैं जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए पिन पॉइंट को हिट करते हैं और जो टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? जो हीट सिग्नेचर को मैच करते हुए हिट करने वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो कई बार धोखा खा जाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लॉन्च पैड्स होते हैं जहाँ पे एक बार के लिए फायर होता है, उसके बाद थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, फिर फायर होता है, तो वहाँ से हीट सिग्नेचर कम हो जाता है या फिर गायब हो जाता है, तो मिसाइल जो कि है अपना टारगेट खो देता है। लेकिन ये जो एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये अपना टारगेट खोएगा नहीं। अगर कोई RFID को बंद भी कर देता है तब भी वो सही टारगेट को ही हिट करेगा। आप में से अधिकतर लोग नार्को टेस्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। अरे हाँ, फिल्मों में दिखाए जाने वाले वही टेस्ट, एक इंजेक्शन बॉडी के अंदर पुश किया फिर सारे सच बाहर आने लगे। कुछ जो भी पूछो उसके बारे में सच ही बाहर आते हैं। अब वो जो टेस्ट है प्रैक्टिकली किया जाएगा। यूपी गवर्नमेंट ने बता दिया है कि हाथरस की विक्टिम जो फैमिली है उनकी फैमिली के ऊपर ये टेस्ट प्रयोग किया जाएगा और देखा जाएगा क्या वो वाकई में सच बोल रहे हैं या फिर नहीं। इस कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट भी है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने बता दिया है अगर इनकी जो फैमिली है वो राजी ना हो तो कोई सरकार इनसे जबरदस्ती ये टेस्ट दिलवा नहीं सकता।
जहाँ पे दुनिया भर में तरह-तरह की पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वहीं पे कोविड-19 के बीच में एक अच्छी न्यूज़ निकल के ये आ रही है कि 8 इंडियन बीचेस को सर्टिफाइड कर दिया गया है अंडर ब्लू टैग वेरिफिकेशन। अब ये ब्लू टैग वेरिफिकेशन क्या है? ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एफईई, फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। वर्ल्ड में इसकी पोजीशन अलग ही लेवल पे है। टॉप रैंक की जो सर्टिफिकेशंस होते हैं बीचेस को, वो यही देते हैं। कई सारे इनके पैरामीटर्स हैं जिनकी बेसिस पे ये किसी भी बीच को इको फ्रेंडली सर्टिफाइड करते हैं। कुछ पैरामीटर्स में से कुछ आम हैं, जैसे कि साफ सफाई, यूरिन के लिए अच्छी जगह, और फिर जो पानी समुद्र में जा रहा है उनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए दिया जाता है। अब पूरी लिस्ट मैं नहीं बताने वाला, आप पढ़ सकते हो खुद जाके। दिल्ली यूनिवर्सिटी की खबर तो बताने लायक है ही नहीं, हर किसी को पता होगा क्या चल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी डिमांड कर रहा है 100% मार्क्स कुछ स्ट्रीम्स के लिए, जहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको 100% मार्क्स चाहिए। ये जो मार्क्स की इंकरेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा है। हम कितना भी कह लें मार्क्स डजंट मैटर, बट ये चीज़ मैटर करते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ों को माना जाता है कि मैटर नहीं करता, भाई साहब आखिर में पता चलता है वही चीज़ें सबसे ज़्यादा मैटर करती है। अब ऐसा नहीं है कि जनरल स्टूडेंट्स के लिए भी ये मैंडेटरी होगा कि 100% मार्क्स लेके आओ। नहीं, आपके लिए अलग चीज़ें होगा। जो हॉनर्स की स्ट्रीम है उनके लिए कुछ ऐसी पैरामीटर्स लगाए गए हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको 100% मार्क्स दिखाना ही पड़ेगा। तो इस वीडियो में इन खबरों के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूँ, मिलूंगा दोबारा, तब तक के लिए अलविदा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को एक बार रिव्यू कर ले, क्या पता अच्छा लग जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, और रेगुलर अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ले। हमारे पास कोई लाइटिंग सेटअप है नहीं, नेचुरल लाइट सोर्स यानी सन पे ही हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो कभी भाई साहब बादल की वजह से धीमे हो जाता है, कभी बहुत तेज, तो वीडियो में ये फ्लक्चुएशन आप कई बार देख सकते हो। तो 2-3 दिनों से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम आ ही रहा है, कांस्टेंट जो बारिश वाला फंडा चल रहा है मुंबई में, उसकी वजह से। तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और इस चीज़ को हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अलविदा।